नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने का वक्त हो, पर लखनऊ में जिस तरह से सियासी पारा गर्म हो रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे कल ही वोटिंग हो रही हो। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए सम्मेलन कर रही हैं। साथ ही पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं। दलित वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए यूपी कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। उधर बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए तो मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। सरकार ओबीसी आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इससे राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। भारत भाग्य विधाता की पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कैसे जातिवाद की जड़ें मजबूत हुई। आज मैं बताऊंगी कि आजादी के बाद जाति की राजनीति को सियासतदानों ने कैसे न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे और आगे बढ़ाया। सोशलिस्टों ने किस तरह पिछड़ों के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, कैसे मंडल और कमंडल की राजनीति ने सत्ता के नए आयाम पैदा किए और उसका अंजाम क्या हुआ। साथ ही ये समझना जरूरी है कि जातीय जनगणना पर सियासी रण क्यों छिड़ा हुआ है और क्या हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को कभी जातियों की जकड़न से आजादी मिलेगी। हजारों लोगों की कुर्बानी और लंबी लड़ाई के बाद 1947 में भारत को आजादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में आजाद भारत के निर्माण का काम शुरू हुआ। उस समय देश में कई विचारधाराएं एक साथ चल रही थीं, लेकिन कांग्रेस को सीधी टक्कर देने की स्थिति में न तो कोई पार्टी थी और न ही कोई विचारधारा। कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऊंची जातियों से थे। सत्ता में उनका दखल था। देश में किस जाति के लोगों की तादाद कितनी है, इसकी सटीक जानकारी न तब किसी के पास थी और न आज की तारीख में है। आइए सबसे पहले इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आजादी के बाद जातीय राजनीति कैसे आगे बढ़ी। इतना बड़ा देश, इतनी बोलियां, इतनी जातियां, हजारों तरह की परंपराएं। हिंदुस्तान के बारे में कहावत मशहूर है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। ऐसे में यहां नुमाइंदगी की सियासत में भी अनगिनत रंग होना लाजमी है। आजादी के पहले से ही जातियों के नाम पर वोट बटोरने का खेल शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान के सियासत में जातियों की भूमिका समझने के लिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आजादी के बाद 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसी पार्टियों ने हिस्सा लिया। तब विचारधारा के नाम पर वोट मांगा गया, जिसमें सोशलिस्ट खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे। उनके बड़े नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं में से ज्यादातर का ताल्लुक ऊंची जातियों से था। कांग्रेस यूपी समेत पूरे देश में छाई हुई थी। कांग्रेस में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जाति के नेताओं की भरमार थी। कांग्रेस में ऊंची जातियों के वर्चस्व को सबसे पहले चुनौती लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने दी। उन्होंने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60।
डॉक्टर लोहिया उन पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में जुटे थे जो कांग्रेस की गोलबंदी योजना में छूट गई थी। यूपी की सत्ता पर 20% आबादी वाली सवर्ण जातियों के नेताओं का दबदबा था। कांग्रेस के भीतर सवर्णों के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। यूपी से सटे बिहार को जातीय राजनीति की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है। वहां भी ऊंची जातियों के बीच वर्चस्व के लिए खींचतान तूफानी रफ्तार से जारी थी। बिहार कांग्रेस कमेटी में जाति के आधार पर कई गुट बने हुए थे। सोशलिस्टों ने और लोक दल ने इनको गोलबंद किया और कांग्रेस के साथ जो है सवर्ण, दलित और मुसलमान ये भारी संख्या में गोलबंद होते रहे। इस ध्रुवीकरण से ही पिछले आज़ादी की बात के ज़्यादातर चुनाव हुए। इसीलिए सोशलिस्टों ने जो है वो नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ 100 में पाँव में पिछड़े 60। उस दौर में बहुत हद तक देश की जातीय राजनीति अगड़ा पिछड़ा में सिमटी हुई थी, पर लोहिया ने यूपी बिहार में पिछड़ों को गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जोड़ना शुरू किया। नतीजा भी जल्द ही सामने आया। वो साल था 1967 का। दोनों राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे चौधरी चरण सिंह तो बिहार की कमान महामाया प्रसाद सिन्हा के हाथों में आई और उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली डीएमके भी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और कमान सीएन अन्नादुरई के हाथों में। पश्चिम बंगाल में भूमिहीनों, मजदूरों और पिछड़ों को एकजुट कर कम्युनिस्टों ने भी सत्ता का स्वाद चखा। गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने ज्योति बसु। देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस का विकल्प लोगों को दिखने लगा। हिंदुस्तान की वोट बैंक पॉलिटिक्स में सोशलिस्टों ने कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा पैदा तो किया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सोशलिस्टों की सियासी एजेंडे को ही हाईजैक कर लिया। इससे जात पात की राजनीति कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर लोहिया की मौत के बाद पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा, जिसे बाद में आगे बढ़ाया कांशीराम ने। शुरू में तो उनके आंदोलन में पूरा पिछड़ा समाज शामिल था, लेकिन बाद में वो सिर्फ दलितों तक सीमित रह गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी, लेकिन जनता ने जिन्हें कांग्रेस के विकल्प के तौर पर चुना वो भी ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाए। 2 वर्षों में ही कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी हुई। जनसंघ की जगह हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ, जिसे ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाने लगा। देश की सियासत तेजी से बदली और सबने अपनी सहूलियत के हिसाब से जातियों की गोलबंदी शुरू कर दी। 1990 में देश की कमान संभाल रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर ओबीसी की जातिगत राजनीति के लिए दरवाजे खोल दिए। बीजेपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। जनता दल को ओबीसी में खास तौर से यादवों का वोट मिला। कांग्रेस के सवर्ण वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी। कांग्रेस के दलित वोट को कांशीराम की बीएसपी ने खिसका दिया। मुस्लिम वोटर कुछ जनता दल के साथ चले गए, कुछ बीएसपी के साथ, और बाकी बचे कांग्रेस के साथ रह गए। 1989 में यूपी में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद से ही कांग्रेस सूबे की सत्ता से बाहर है। वीपी सिंह के आरक्षण कार्ड से जात पात की राजनीति और उफान मारने लगी। बीजेपी को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिखी। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार हुए और बीजेपी के पक्ष में लहर बनने लगी। बीजेपी नारा लगाने लगी, वो जात पात से तोड़ेंगे, हम धर्म संस्कृति से जोड़ेंगे। अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी जिस रास्ते पर आगे बढ़ी उसमें मुस्लिम बीजेपी से दूर हो गए तो यूपी में मुलायम सिंह मुस्लिमों के नए रहनुमा बने। बिहार में यादव और मुस्लिमों के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव बन गए।
उनका MY समीकरण बिहार की सत्ता में बने रहने का सबसे टिकाऊ फॉर्मूला बन गया। समाजवादी पार्टी राइज कर रही थी, मुलायम सिंह एक ऐसे ज़मीनी नेता थे, उनको देख करके जिस तरह बैकवर्ड्स उनकी तरफ कन्वर्ज किए, उसी तरीके से मुस्लिम्स का बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि कांग्रेस ने शिलान्यास करा के अयोध्या में, हालांकि उसका बेनिफिट कांग्रेस को नहीं मिल पाया, इन्होंने सोचा था कि शायद उससे फ़ायदा मिल जाएगा बीजेपी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए, वो नहीं कर पाए, तो कांग्रेस का वोट जो था वो खिसकता गया और फिर ये जो दलित पार्टी का राइज हुआ। तमिलनाडु की सियासत ब्राह्मण विरोध की परिक्रमा कर रही थी। इसी तरह कर्नाटक पॉलिटिक्स में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के बीच चलती रही। महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, राजस्थान में जाट अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। दूसरी जातियां भी अपने दमखम के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के लिए एकजुट होने लगी। उत्तर प्रदेश और बिहार पहले से ही कास्ट पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बने हुए थे। इसका एक मिजाज 1990 के दशक के शुरुआती दौर में दिखा। तब यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ता एक साथ मंच से नारा लगाते थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। दरअसल सत्ता के लिए काशीराम और मुलायम सिंह ने हाथ मिलाया। इससे ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक का एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ। सूबे के करीब 80% वोटरों की नुमाइंदगी वाला गठबंधन, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की लड़ाई में यह गठबंधन 2 साल में ही टूट गया। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी का ही प्रभाव था कि ब्राह्मणों की पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया और बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने सींग लगा दी। सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ चले गए। यूपी में 4 दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस सत्ता से हाशिए पर पहुंच चुकी थी। चुनौती ओबीसी की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह को भी मिल रही थी और दलितों की राजनीति करने वाली मायावती को भी। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से यादवों का दमखम बढ़ रहा था, उससे गैर यादव ओबीसी में असंतोष बढ़ा। जातियों की राजनीति ने मायावती को भी यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। गठबंधन सरकारों के दौर में जातियों के आधार पर पार्टियां बनने लगी। आरएलडी का जाटों पर असर है। अपना दल कुर्मियों की बात करता है। महान दल की राजनीति मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा की परिक्रमा करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राजभर को लामबंद करती है। निषाद पार्टी सूबे के निषादों की अगुवाई की बात करती है। पीस पार्टी मुस्लिमों की नुमाइंदगी का दावा करती है। उत्तर प्रदेश की आबादी में ओबीसी वोटर्स की तादाद करीब 50% है। ये किसी को भी लखनऊ की सत्ता में बिठाने और बेदखल करने की कुव्वत रखते हैं। वास्तविकता यही है कि जाति आधार की राजनीति ऐसे दल कर रहे हैं जो कभी भी अपने आप को इससे जोड़ना नहीं चाहते थे और वो कहते थे अगर भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखनी है तो हमें जातियों का उन्मूलन करना होगा। परंतु आज जब वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं और वो जो है शिक्षा में देख रहे हैं तो वो जातीय आधार पर आरक्षण को बाकायदा बढ़ावा दे रहे हैं। एक सच ये भी है कि ओबीसी वोट आपस में बहुत बटा हुआ है। यूपी के ओबीसी वोटर्स को लगता है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में सबसे ज्यादा यादवों को फायदा हुआ। साल 2007 में मायावती ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों को जोड़ा और प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए यादव और मुस्लिम वोटर्स को मजबूती से पकड़े रहने के साथ ही सूबे के युवा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव को आगे कर दिया।
कभी कंप्यूटर और अंग्रेजी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा किया। ऐसे में सिर्फ जाति के जोड़ तोड़ के सहारे सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देखने वालों पर जाति प्लस विकास और बदलाव का फॉर्मूला भारी पड़ा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया। पूरे देश में जात पात की जगह विकास और बदलाव की बातें होने लगी। ऐसे में यूपी में सभी जातियों के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। सूबे में सत्ता तक पहुंचने के सभी जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए। यूपी में बीजेपी को 42% वोट मिला। अब मोदी शाह की अगली परीक्षा 2017 के विधानसभा चुनावों में होनी थी। नोटबंदी की वजह से विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुटी थी, तो बीजेपी ने इस फैसले के जरिए पीएम मोदी की छवि को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया। कभी मंडल की राजनीति के विरोध में कमंडल की राजनीति ने जोर पकड़ा था, लेकिन आज की तारीख में कमंडल पॉलिटिक्स भी गैर यादव ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों के भरोसे अपना सियासी मुकद्दर देख रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी के पास एक और पीएम मोदी का चेहरा था, तो दूसरी ओर जातीय समीकरणों को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। हर उस चेहरे को पार्टी ने जोड़ा था जो जातीय समीकरण के हिसाब से कमल खिलाने में दमदार भूमिका निभा सके, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या रीता बहुगुणा जोशी। बीजेपी का प्रयोग पूरी तरह कामयाब रहा और प्रचंड बहुमत से लैस बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। मोदी योगी सुनामी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश जैसे सियासी दुश्मनों को भी साथ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हाथी और साइकिल मिलकर भी कमल को पछाड़ नहीं पाए। जाति का अंक गणित जीत के रसायन में तब्दील नहीं हो पाया। अब 2022 के लिए सियासी चौसड़ बिछी हुई है। सभी राजनीतिक दल अगली पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने की कवायद में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत बलिया के शुभनथही गांव से हुई। इसी गांव की मिट्टी पर पले बढ़े थे छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा दिखा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी सूबे के ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर अखिलेश यादव साइकिल की पैडल तेज मारते हुए यूपी में 400 सीटें जीतने का ख्वाब देखने लगे हैं। आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी पहले ही लखनऊ में महर्षि परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाने का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव की इस रणनीति को बीजेपी की राम की राजनीति की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। इसमें शंख बज रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जय भीम के साथ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से ही अयोध्या से हो चुकी है। ये 2022 के लिए बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग है। कभी यूपी की सियासत की धुरी रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए मायावती ने अपने करीबी सतीश चंद्र मिश्र को आगे कर दिया है। मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा। मतलब मायावती सॉफ्ट हिंदुत्व और जातीय समीकरणों के सहारे 2022 की वैतरणी पार करने की कोशिशों में जुटी है।
वो ना तो अपनी 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग भूली है, ना सूबे के सत्ता समीकरण में ब्राह्मणों की भूमिका। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी के बीजेपी का चेहरा बनने और हिंदुत्व की राजनीति के उभार के बीच ब्राह्मण बीजेपी की ओर लौटे और अभी भी उनका जुड़ाव बना हुआ है। योगी सरकार में भी ब्राह्मणों को पूरी तरजीह मिली। फिलहाल उनकी सरकार में 9 मंत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। यूपी के अखाड़े में असली गेम चेंजर ओबीसी वोटर हैं। सूबे में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी 50% से अधिक मानी जाती है। ये सूबे में ओबीसी वोटर्स का ही दम है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में नरेंद्र मोदी भी अपनी जाति बताने से परहेज नहीं करते हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं। कांग्रेस भी हिसाब लगा रही है कि 2022 में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। अपने छिटके वोटों को दोबारा हासिल करने के लिए किन चेहरों को आगे किया जाए। ये जातियों का जोड़ तोड़ ही है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हाल में मुलाकात करते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण का हिसाब लगाते हैं। जातीय आधार पर बनी पार्टियां भविष्य को भांपते हुए गठबंधन कर रही हैं। मोदी मंत्रिमंडल में भी यूपी से सबसे ज्यादा 16 चेहरों को जगह मिली है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। हाल में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ही 7 नए चेहरे शामिल किए गए, जिसमें ओबीसी और शोषितों को खास तवज्जो मिली। दरअसल बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि सूबे की सवर्ण जातियों के वोट का एक हिस्सा उसके खाते में आएगा ही। ऐसे में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वोट के लिए सियासी पार्टियों के सुरमा जाति की लकीर को और मोटी बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे लखनऊ की लड़ाई में मैदान मारा जा सके। मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश के कुल 16 मंत्री हैं, जो 2022 की लड़ाई में जातीय समीकरणों को साधने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 1931 के बाद से देश में जातीय जनगणना के आंकड़े ही मौजूद नहीं हैं, तो जातियां अपनी तादाद का दावा किस आधार पर करती हैं? आज की तारीख में ज्यादातर पार्टियां चाहती हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो और उसके आंकड़े देश के सामने रखे जाएं, जिससे आबादी के हिसाब से आरक्षण और दूसरी सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई जा सकें। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सुर एक हैं। जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है। हिस्टोरिक काम तभी होगा जब ये जाति जनगणना में पिछड़े, अति पिछड़े या अन्य जातियों का जिनका छूटा है उनकी गिनती होनी चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी की राहें एक दिख रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। हाल में लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव और शरद यादव से मुलाकात की। एक जमाने में दिल्ली की सियासत में ये तिकड़ी बहुत ताकतवर हुआ करती थी, भले ही तीनों राजनीति के वानप्रस्थ आश्रम में हों, लेकिन अभी भी देश की राजनीति को प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कह रही हैं कि उनकी पार्टी बहुत पहले से ही ओबीसी की जनगणना की मांग कर रही है।
ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि एनडीए में शामिल कई पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में खुलकर अपनी राय रख रही हैं। जस्टिस जी रोहणी की अध्यक्षता में बने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 1/3 पिछड़ी जातियों को पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला है। जो मंडलवादी पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करती हैं या जातियों की राजनीति करती हैं, उनके लिए जातीय जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि इससे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं उनकी वास्तविक संख्या जो है वो सामने आएगी, और उनका ये अनुमान है कि उनकी वास्तविक संख्या, जो संख्या बताई जा रही है, जो अनुमानित है, उससे कई गुना ज़्यादा होगी। और इसलिए उनको जो है आरक्षण में और राजनीतिक क्षेत्रों में और सरकार में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग उठाने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग उठाने का मौका मिलेगा। इसलिए वो जाति जनगणना की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी, जनता दल, यहाँ तक कि भाजपा के साथ सरकार बना के चल रहे नीतीश कुमार, वो भी पिछड़ी राजनीति, पिछड़ी जातियों की राजनीति से आते हैं, उन्होंने भी इस मांग का समर्थन किया है। दरअसल हिंदुस्तान के सामने जातीय जनगणना के जो आंकड़े मौजूद हैं वो आज से 90 साल पहले के हैं। तब हिंदुस्तान की आबादी करीब 27 करोड़ थी। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी शामिल है। आजादी के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना होती रही है। ऐसे आंकड़ों में बदलाव सिर्फ ओबीसी और सवर्णों में होगा। उसके आधार पर ही सत्ता से लेकर सिस्टम में भागीदारी की मांग नए सिरे से आकार ले सकती है। ऐसे में अंग्रेजों के जमाने से ही बंद जातीय जनगणना के जिन्न को बोतल से बाहर निकालकर बीजेपी अपने लिए नई मुसीबत नहीं लेना चाहती है। जातीय जनगणना के नाम पर एक नए तरह की सियासत होने लगी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार 2024 में लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर मंथन कर रही है? मोदी सरकार संसद के लिए नई बिल्डिंग बनवा रही है जिसमें 1000 सदस्यों के बैठने की क्षमता रखी गई है। इस सोच को हवा मिली कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के एक ट्वीट से। दरअसल 1977 के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी है। तब से अब तक देश की आबादी 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है, पर लोकसभा की सीटें अभी भी 545 ही हैं। ऐसे में जनसंख्या के अनुपात से लोकसभा की सीटें दुगनी से भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आजादी के बाद से ही हमारे नेताओं ने जाति विहीन समाज बनाने की बात तो जोर शोर से उठाई, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा समाज को जातीय खांचों में उलझाकर रखने में ही अपनी बेहतरी दिखी है। भारत भाग्य विधाता के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।